मैं आपको सबसे पहले करवाऊं रिवीजन, फिर दिखाऊं हैंड रिटन बुक, फिर कराऊं एमसीक्यू और फिर कराऊं ये जो क्वेश्चंस हैं, तो ये ऑर्डर चलेगा? मैं इस ऑर्डर में पवन कर लूं? चलो हाँ शिवांग, मैं भी एक काम करता हूं ना, पहले मैं अपने पास इस ऑर्डर को फॉलो करता हूं, फिर उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है? कशिश, मैंने आपके लिए रिवीजन के लिए पहले ही नोट्स बना दिए हैं, ठीक है? कितने पेज के नोट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 पेज में रिवीजन है। तो ये इस रिवीजन में खास बात ये है, इसमें खास बात ये है कि मैंने ना ये भी लिख दिया है कि जैसे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये दो क्वेश्चन है 26 एंड 30, इसके ऊपर ये वाले क्वेश्चन है, इसके ऊपर ये वाले क्वेश्चन है, यानी मैंने हर कॉन्सेप्ट के साथ उसके बगल में लिखा हुआ है कि इस कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? आप जब कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस देखने में आपको उसके एग्जाम्पल भी साथ में मिल जाएंगे, ठीक है ना? तो मैंने आपके 71 के 71 क्वेश्चंस यहां मार्क कर दिए हैं, ठीक है? ऑल आर हियर। तो आपने बस मेरे साथ साथ एक बार ध्यान से बात को सुनना है, ठीक है? तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा ना, टॉपिक पैकअप करेगा। हाँ, दुर्गेश कह रहा मैं भी ऐसे ही कुछ कर रहा था, तो बड़ी अच्छी बात है। अब आप मेरे साथ साथ करना, ये भी आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना? कृष्णा, ये ऑफ कोर्स आज की क्लास के एंड में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं शुरू कर दूं क्या? देखो, ये टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है, मैं पहले इसमें देखूं कहां पर है, ये रहा। इस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन, और इसको डील करता है कौन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 14, ठीक है? ये उसको डील करता है। और जिसके अंदर हमने कहा कि एक होता है अमेलगमेशन। मुझे फटाफट से बताओ अमेलगमेशन क्या है? जिसमें दो या दो से अधिक ट्रांसफरर कंपनीज क्या बन जाती है? एक ट्रांसफरी कंपनी बन जाती है, विच इज अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। एग्जाम्पल किसका दिया था? वोडाफोन आइडिया का। एब्जॉर्प्शन में एक या एक से अधिक कंपनियां जो कि पुरानी होती हैं वो टेक ओवर कर ली जाती हैं बाय वन एग्जिस्टिंग कंपनी। फर्क क्या है? ऊपर क्या था? न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, यहां क्या है? एग्जिस्टिंग कंपनी। तो वो कंपनी अकॉर्डिंगली उसको टेक ओवर करते हैं। इसमें एग्जांपल कौन सा दिया था मैंने? आकाश ने किसको ले लिया था? बायजूस को ले लिया था। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक ही कंपनी को हम रिकंस्ट्रक्ट करके एक नई कंपनी बनाते हैं। एग्जांपल दिया था गूगल, क्या बन गया? अल्फाबेट। ओके, हालांकि वो AS14 में कवर नहीं होता है, लेकिन बात तो एग्जाम्पल की चल रही है, ठीक है? फिर हमने कहा कि जो आपके पास वर्ड टेकन ओवर लिखा होता है या एब्जॉर्ब्ड लिखा होता है या अमेलगमेटेड लिखा होता है, इसका क्या मीनिंग है? क्या ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एक्सेप्ट मेंशन्ड अदरवाइज? इसका मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर भी लिखा हो ना A लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड B लिमिटेड, तो मतलब उसके सारे एसेट ले जाएंगे, सारी लायबिलिटी ले जाएंगे, एक्सेप्ट अदरवाइज मेंशन्ड। तो ये दो क्वेश्चन है 26 एंड 30, जिसमें उसने आपको कहा कि हम ये सिलेक्टेड एसेट्स ही लेकर जा रहे हैं। तो आपको ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना है, ओके? वैसे जनरली ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटीज होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे क्वेश्चन में कुछ और मेंशन हो सकता है। हमें अकाउंटिंग में क्या क्या सीखना है? क्या एक तो ओल्ड कंपनी की बुक्स बनानी है, एक नई कंपनी की बुक्स बनानी है? दो ही काम करने हैं इस चैप्टर में, दो ही तो काम है, एक ओल्ड कंपनी और एक न्यू कंपनी। उसमें भी न्यू कंपनी में या तो परचेज मेथड होगा या मर्जर मेथड होगा। क्या ओल्ड कंपनी में भी परचेज मेथड और मर्जर मेथड होता है? ओल्ड कंपनी में कोई परचेज और मर्जर मेथड नहीं होता। और ऑफ कोर्स क्या क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है? हाँ। किसकी बनाते हैं? न्यू कंपनी की। ओल्ड की क्यों नहीं बनाते बैलेंस शीट? क्योंकि ओल्ड कंपनी बंद हो चुकी है, उसकी बैलेंस शीट क्यों बनेगी?
तो बताओ इस चैप्टर में कितने पार्ट्स हो गए? इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हो गए जो आपको सीखने हैं, ठीक है। नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, नंबर 2 बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी एंड नंबर 3 बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। जिनमें से सबसे मजेदार काम जो होता है वो बताओ वो किसका होता है? वो सबसे मजेदार काम होता है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सबसे आसान काम किसका होता है? बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी का होता है, और बुक्स ऑफ न्यू कंपनी में भी काफी काम होता है। ओके, ये सब बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब ये प्रैक्टिस के लिए है। आप ऑफ कोर्स करना चाहें तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इनमें कोई झमेले नहीं है। पीसी के बारे में आप याद करो और मुझे बताओ पीसी के बारे में क्या क्या बातें आपको ध्यान है। नंबर 1, क्या ऐसे क्वेश्चन थे जहां पर पीसी क्वेश्चन नहीं दे दी थी? उसने रेडीमेड ही पीसी आपको दे दी थी कि इसकी परचेज कंसिडरेशन इतनी है। अगर क्वेश्चन पीसी दे दे तो बड़ी अच्छी बात है। कई बार वो पीसी में नंबर ऑफ शेयर के साथ डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो भी दे देता था। 1-2 क्वेश्चन किए थे, वो कह रहा है जी नई कंपनी इशू करेगी 50,000 शेयर इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट। याद है क्वेश्चन में इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट आपने शेयर देने थे। तो आपने बेसिकली क्या किया था? रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकाला और उसको बांट दिया। तो पीसी आपने निकाली थी, आपने पीसी में कुछ नहीं किया था, बस आपने रेशियो का यूज किया था। नंबर ऑफ शेयर तो उसी ने दे दिए थे, बस आपने डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया था कि भाई इसके अंदर इसको इतने इतने शेयर मिलेंगे। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन कह दे कि इतने शेयर देने हैं तो क्या इतने ही शेयर देने पड़ेंगे? फटाफट से बताओ। इतने ही शेयर देने पड़ेंगे? द आंसर इज यस। मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं, शायद वो क्वेश्चन भी आपको याद हो, उसमें भी आपको बड़ी दिक्कत आई थी। हालांकि वो 35th क्वेश्चन यहां कहीं लिखा होगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं एक और भी क्वेश्चन है, 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन में क्या हुआ था? याद करो 35th क्वेश्चन में क्या हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि परचेज कंसिडरेशन जो है वो नेट एसेट पर कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ शेयर क्या होंगे? कंबाइंड कैपिटल, जो पुरानी कंपनीज की पुरानी शेयर कैपिटल है उसके बराबर होगी, और आप उनको नेट एसेट की रेशियो में देना। मुझे बताओ अगर क्वेश्चन अपनी कोई रिक्वेस्ट डाल दे कि प्रॉफिट की रेशियो में बांटो, पुरानी कंपनी के शेयर कैपिटल को नेट एसेट की रेशियो में बांटो, तो भाई ये सबसे पहला प्रेफरेंस है कि आपको वही करना है जो क्वेश्चन ने कहा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? यानी क्वेश्चन जैसा कहेगा वो पहली प्रेफरेंस है। तो दिस इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस कि पीसी क्या करनी पड़ेगी, जो क्वेश्चन कहता है उसी को करें, और अगर वो आपको कहता है जी आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी हो, जो ये पहला कॉन्सेप्ट है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है और आप इसमें कहां उलझे थे, मुझे याद करके बताना। ये आपकी 35th क्वेश्चन क्वेरी में आया हुआ है। यही प्रॉब्लम थी कि आपके पास नेट एसेट की रेशियो में आपने शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने थे, और शेयर कितने थे? जो पुरानी कंपनी की टोटल कैपिटल है। और इतने जो क्वेश्चंस हैं इन सब में क्या था? क्वेश्चन ने आपको नंबर ऑफ शेयर बता दिए थे कि, लेकिन कहा था इन्हें प्रॉफिट की रेशियो में देना। इसी में ही मई 24 का भी क्वेश्चन था। 71st क्वेश्चन कौन सा था? मई 24 का क्वेश्चन था। तो मुझे यह बताओ क्या इसमें से ही आपका मई 24 का पेपर आया था? इसी में से मई 24 का पेपर आया था। ओके, अब देखते हैं दूसरी बात। सेकंड पार्ट में क्या है कि हम पीसी कैलकुलेट करेंगे एज पर नेट पेमेंट मेथड। अच्छा, अगर क्वेश्चन आपको यह ना कहे कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट में दे दो, ये ना कहे कि आप नेट एसेट की रेशियो में दे दो, तो आप कौन से मेथड को पहली प्रेफरेंस देंगे? आप हमेशा नेट पेमेंट मेथड को पहली प्रेफरेंस देंगे। लेकिन इसके लिए आपको पेमेंट की डिटेल अवेलेबल होनी चाहिए। अगर पेमेंट की डिटेल अवेलेबल नहीं है तो पेमेंट मेथड नहीं लग पाएगा। तो इसका मतलब पेमेंट की डिटेल होनी चाहिए। यहां पर आकर मैं बार बार कहता हूं ये पेमेंट किसको हो सकती है? केवल और केवल 2 आदमियों को हो सकती है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। हमारे AS 14 ने सिर्फ 2 बातें कही हैं।
क्या पेमेंट किसी भी रूप में हो सकती है? भाई इक्विटी को इक्विटी दे सकते हो, इक्विटी को कैश दे सकते हो, इक्विटी को डिवेंचर दे सकते हो, इक्विटी को प्रेफरेंस दे सकते हो, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस दे सकते हो, प्रेफरेंस को कैश दे सकते हो, प्रेफरेंस को डिवेंचर दे सकते हो, एक्सेट्रा कुछ भी दे सकते हो। फिर हम कुछ वर्किंग्स के लिए जगह रखते हैं और फिर उसके बाद मेरे पास अमाउंट का डिटेल्स आती है कि उसका अमाउंट कितना कितना होगा। यहां पर आकर के मैंने आपको कहा कि जो वर्किंग्स हैं, इन वर्किंग्स के बारे में समझो। क्या क्वेश्चन में एक रेशो दे देता है? अक्सर 3 शेयर देंगे 2 के बदले में, तो आप क्या रेशो रखेंगे? 3 शेयर देंगे 2 के बदले में, तो डिवाइडेड बाय क्या? 3/2 या 2/3? 3 शेयर देंगे 2 के बदले में, तो रेशो क्या हो गई? 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करके अगर फ्रैक्शंस आ जाएं तो क्या होगा? अगर मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शंस आ जाएं तो क्या होगा? तो आप लोअर पे राउंड ऑफ करोगे। क्या करोगे? लोअर पे राउंड ऑफ करोगे। और लोअर पे राउंड ऑफ करके जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसे कैसे पे कर दोगे? जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसे आप कैश में पे करोगे। कुछ याद आया? क्वेश्चन में वही डेटा लेना। अगर क्वेश्चन लाखों में है तो क्या करना? तुम भी लाखों में करना। अगर क्वेश्चन 1000 में है तो तुम भी क्या करना? 1000 में। अपनी मनमर्जी से चेंज मत कर देना, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी सवाल किस में चेक करेगा? फटाफट से बताओ। अगर क्वेश्चन लाखों में आया तो आपने भी फिगर लाखों में लिखनी है, क्योंकि पेपर उसी से चेक होगा। अगर आपने कहा नहीं नहीं मैं पूरा खोल के रख देता हूं, लाखों के सारे जीरो लगा करके फिर कर देता हूं, तो फिर ऐसे में आपका पेपर चेक करने वाले को भी दिक्कत है और तुम्हें भी दिक्कत है। ओके सर, लेकिन लाखों में जब करते हैं तो पॉइंट में आता है, तो ट्राई टू बी स्मार्ट, कंफर्टेबल होना शुरू हो जाओ। पॉइंट में काम करने में भी कंफर्टेबल होना शुरू हो जाओ और प्रैक्टिस करो उनकी। ओके अच्छा, मुझे ये बताओ, जब नंबर ऑफ शेयर निकल आई तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? फटाफट से बताओ, किससे मल्टीप्लाई करोगे? शेयर प्राइस से। शेयर प्राइस कौन सा होगा? नंबर 1 प्रेफरेंस किसकी है? एग्रीड वैल्यू। नंबर 1 प्रेफरेंस एग्रीड वैल्यू है। नंबर 2 प्रेफरेंस किसकी है? मार्केट वैल्यू। नंबर 3 प्रेफरेंस किसकी है? फेयर वैल्यू। क्या इंट्रिंसिक वैल्यू भी फेयर वैल्यू होती है? हाँ। और आखिरी में क्या है? पार वैल्यू। ओके, यहां बुक वैल्यू वर्ड लिखा कि नहीं लिखा? यहां बुक वैल्यू नहीं लिखा, क्योंकि शेयर के अंदर, शेयर के प्राइस के अंदर हमारे पास कोई बुक वैल्यू होती ही नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? हाँ, शिवांग कह रहा है नेट एसेट मेथड से और पेमेंट मेथड से पीसी सेम आती है। शिवांग कैसी बात कर रहे हो तुम? ना फर्स्ट क्लास को दोबारा डाउनलोड करके दोबारा सुनना, ठीक है? बहुत अच्छे से समझा रखा है पीसी क्यों क्यों अलग होती है। ऐसे थोड़ा ना होता है कि आप क्वेरी क्लास के अंदर बोलेंगे कि पीसी नेट एसेट मेथड से और पेमेंट से सेम कब आती है। नालायक शिवांग। इधर आइए। अच्छा, अब हमने आपको इसमें और भी बताया कि इसके अंदर कई कई बार ऐसा होता है, कितने शेयर्स इशू करने हैं वो लिख देता है कि आपने कभी क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे, उसमें लिखा था पीसी में 3.5 लाख शेयर्स विल बी इशूड। पेमेंट मेथड का सवाल था 3.5 लाख शेयर्स विल बी इशूड, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम क्वेश्चन में वही करेंगे जैसा लिखा होगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा हो पार या प्रीमियम, तो आप हमेशा क्या एज्यूम करेंगे? फटाफट से बताओ, हमेशा क्या एज्यूम करेंगे? आप हमेशा एज्यूम करेंगे पार वैल्यू। ओके, प्रीमियम का अपने आप से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो आपके लिए पार और प्रीमियम में से पार वैल्यू होगा, अनलेस क्वेश्चन लिखिए आपको। अच्छा, इक्विटी को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो ये फॉर्मूला था। अब इसी का एक एडवांस फॉर्मूला था। क्या इंस्टीट्यूट कभी कभी स्वैप रेशो को गायब कर सकता है और उसकी जगह आपको वैल्यूज दे सकता है? फटाफट से बताओ। वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी, वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी, क्या आपको वैल्यूज दे सकता है? वो वैल्यूज मार्केट वैल्यू हो सकती हैं, वो वैल्यूज आपकी फेयर वैल्यू हो सकती हैं, वो वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू हो सकती है, बट दे आर नॉट पार वैल्यूज। ओके, तो यहां शेयर की वैल्यू दे रखी होगी। किस क्वेश्चन में ऐसा कॉन्सेप्ट था? किस क्वेश्चन में ऐसा कॉन्सेप्ट था? क्वेश्चन नंबर 13
वर्ड में था, और में भी था, बट मैंने आपके पास एक एग्जांपल के रूप में बताया कि वहां था। हम इस फॉर्मूले से क्या निकाल लेते हैं, फटाफट से बताओ, इस फॉर्मूले से क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर। और फिर से वो नंबर ऑफ शेयर अगर फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन का पार्ट कैश में दो और बाकी के शेयर्स को आप इशू करेंगे अपने पास, ठीक है। क्या क्वेश्चन कभी कभार ऐसा भी कह सकता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो और इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से सवाल करो? द आंसर इज यस। तो हम यही फॉर्मूले में, ऊपर जो ये फॉर्मूला था इसी में क्या बना देते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू बना देते हैं। वही लिखा हुआ है, बस यहां था वैल्यू, यहां लिख दिया मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू इनटू ओल्ड कंपनी डिवाइडेड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना भी आ जाए, किस क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की थी, एक तो 31 नंबर क्वेश्चन में कैलकुलेट की थी, एक 57 नंबर में भी कैलकुलेट की थी। इफ यू रिमेंबर वो जो सीए फाइनल वाला क्वेश्चन था, 57 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, उसमें भी इंट्रिंसिक वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से शेयर देंगे तो आप अपने पास ये फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान देना क्या लिखा है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी माइनस फेयर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू किस अजम्पशन पे बेस्ड होती है कि कंपनी क्या हो रही है, लिक्विडेट हो रही है। मैं आपको क्या रिलायंस की भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकलवा सकता हूं, वो बंद नहीं हो रही है, क्या रिलायंस की भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं? द आंसर इज यस। क्या आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए सब आपको पहले बंद करना पड़ेगा? क्या आप बोलेंगे नहीं नहीं रिलायंस की तो इंट्रिंसिक वैल्यू तभी निकलेगी जब रिलायंस बंद हो रही है? नहीं, आंखें बंद करें और एज्यूम कर ले रिलायंस बंद हो रही है, उस अजम्पशन पे आप सब काम करते हैं। तो अगर रिलायंस बंद हो रही है तो उसके एसेट किस वैल्यू पर मिलेंगे, फटाफट से बताओ। उसके एसेट्स किस वैल्यू पर बाजार में बिकेंगे? भाई उसके एसेट्स फेयर वैल्यू पर बिकेंगे, मार्केट वैल्यू पर बिकेंगे। माइनस लायबिलिटीज किस वैल्यू पर पे होंगी, फेयर वैल्यू पर पे होंगी। व्हेन आई से फेयर वैल्यू, इसका मतलब मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू। ओके, क्या प्रेफरेंस को भी पैसा देना पड़ेगा, फटाफट से बताओ। क्या प्रेफरेंस को भी पैसा देना पड़ेगा? हाँ। जो ये बचा बताओ किसके लिए बचा, फटाफट से बताओ। जो ये बचा वो क्या हुआ, वो हो गया डिबेंचर्स। वो हमारे पास जो बचा वो हमारी लायबिलिटी वालों का पैसा, इक्विटी वालों का पैसा बचा। इक्विटी वालों के पैसे को किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो क्या निकल आएगा हमारे पास, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। ठीक है। क्या इंट्रिंसिक वैल्यू के और भी नाम होते हैं, नेट एसेट वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, नेट वर्थ पर शेयर। हालांकि इसमें हम इंट्रिंसिक वैल्यू वर्ड का ही ज्यादा यूज करते हैं। अगर किसी भी जगह फेयर वैल्यूज को मैं बोलता हूं तो किस ऑर्डर में आप फेयर वैल्यूज की बात करते हैं? हम कई बार बोलते हैं बेटा फेयर वैल्यू ले लो इसकी, तो सबसे पहली प्राथमिकता किसकी होती है? भाई आपने ऊपर यहां लिखा है, बताओ जरा, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लिखा है, तो ये फेयर वैल्यू कौन सी वाली फेयर वैल्यू है? ये फेयर वैल्यू सबसे पहले किसकी है, एग्रीड वैल्यू। अगर ये ना हो तो कौन सी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू। ये भी ना हो तो कौन सी वैल्यू है, फेयर वैल्यू, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। नहीं तो क्या है, बुक वैल्यू। ध्यान देना, जब शेयर के प्राइसेस थे तो मैंने यहां बुक वैल्यू बोला था क्या? जब मैंने यहां ऊपर शेयर के प्राइसेस की बात करी थी, ये देखो, जब शेयर के प्राइसेस की बात करी थी तो मैंने आपको लास्ट में क्या बोला था, पार वैल्यू ले लो। लेकिन जब एसेट की बात आती है या लायबिलिटी की बात आती है तो मैंने लास्ट में क्या बोला आपको, क्या ले लो, बुक वैल्यू ले लो। क्या कई बार हमें गुडविल भी कैलकुलेट करनी पड़ सकती है? वो कई बार तो दे देगा गुडविल की वैल्यू, लेकिन कई बार गुडविल की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि आपके इस फॉर्मूले में क्या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट में गुडविल भी इंक्लूड होती है? द आंसर इज यस, गुडविल भी इंक्लूड होती है। तो गुडविल को भी हमें कई बार कैलकुलेट करना पड़ता है। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कितने स्टेप्स होते हैं? गुडविल कैलकुलेट करने के 3 स्टेप्स हैं। मेथड नहीं बोल रहा, 3 स्टेप बोल रहा हूं। ओके, स्टेप नंबर 1, हमेशा आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट क्या है।
ये एवरेज प्रॉफिट आप किस पर बेस्ड कैलकुलेट करोगे, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज कब लगाओगे? इफ स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। अपनी मर्जी से मत लगाना, अगर लिखा है तो लगाना, अन्यथा नहीं लगाना। जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो इसमें क्या दो चीजों को हटाना है, फटाफट से बताओ, इसमें क्या दो चीजों को हटाना है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम तथा एबनॉर्मल आइटम्स, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉसेस, ये आपने हटाना है। क्या एक क्वेश्चन में ये पॉइंट आया था जिसमें लिखा था कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही है, और तुम्हारे पास उस सवाल में आप उलझ गए थे, आपको दिक्कत आ गई थी? एक दो क्वेश्चन में ऐसा भी था जिसमें एबनॉर्मल लॉसेस थे, एबनॉर्मल गेन थे। ये वो क्वेश्चंस हैं, अगर आप देखना चाहो तो इन क्वेश्चंस में ये झंझट थे। ओके, अच्छा, नंबर 2, हमें और क्या कैलकुलेट करना है? हमें नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने बता दिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या आपको कैलकुलेट करना होता है कि क्वेश्चन वाला देगा ही, ये आपको दे ही देगा, चिंता की बात नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या क्वेश्चन में आपको हो सकता है रेडीमेड दे दी जाए कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो आप उसकी बात करेंगे। एक क्वेश्चन में आया था जिसके अंदर उसने कहा था कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व। तो कंपनी में और भी रिजर्व्स थे, पर क्वेश्चन में लिखा कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व। अगर क्वेश्चन वाला अपनी बात कर रहा है तो क्या आपको वही फॉलो करना पड़ेगा जो क्वेश्चन कहता है? द आंसर इज यस। फिर हमने कहा कि ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज किस पर लोगे? मार्केट वैल्यूज पर लोगे। और इसमें भी क्या पंगा था, फटाफट से बताओ। क्या इसके अंदर भी आपको अपने पास नॉन ऑपरेटिंग अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो हटानी पड़ेंगी? तो याद करें, वही वाले क्वेश्चन के अंदर ये फिर से दिक्कत आपको आई थी कि आपको इन्वेस्टमेंट माइनस करना भूल रहे थे, यानी ये पूरे टॉपिक की रिवीजन हो गई। तो आप जहां जहां गलतियां कर रहे हैं उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि उन क्वेश्चनों में आप यहां गलतियां कर रहे थे, मैं उन बस क्वेश्चंस का रेफरेंस दे रहा हूं और उन क्वेश्चंस के नंबर भी मैं आपको साथ में बता रहा हूं कि वो कौन से नंबर थे। मैंने नंबर भी साथ में लिख दिए कि आप यहां पर इसलिए अटक रहे थे और कोई कारण नहीं था। थर्ड स्टेप पर हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कोई मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। फटाफट से बताओ कौन कौन सा मेथड था? एक था एवरेज प्रॉफिट मेथड, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ समझाने की आवश्यकता है। एक था सुपर प्रॉफिट मेथड जिसमें फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो ब्रैकेट के भीतर लिखा हुआ है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये सुपर प्रॉफिट इंडिकेट करता है। और एक लास्ट में कैपिटलाइजेशन मेथड था जिसमें हम सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करते हैं, उससे भी गुडविल हमारी कैलकुलेट हो जाती है। पीसी निकालने का तीसरा मेथड कौन सा था? पहला था पीसी गिवन है, दूसरा था पीसी बाय पेमेंट मेथड, और तीसरा मेथड कौन सा था? पीसी बाय नेट एसेट्स मेथड। तो अगर मान लो पेमेंट मेथड से पीसी निकल आई तो क्या एसेट मेथड से पीसी निकालनी है? फिर एसेट से क्यों निकालनी है? और अगर मान लो पेमेंट मेथड से नहीं निकली तो क्या आपको एसेट मेथड से पीसी निकालनी पड़ेगी? हाँ, और हम मान लेंगे कि वही पीसी की पेमेंट हो रही है। यू आर अंडरस्टैंडिंग? जितनी एसेट मेथड से पीसी आएगी उतनी ही पेमेंट हो रही है। शिवांग नालायक, अगर क्वेश्चन में पेमेंट मेथड से पीसी आ रही है तो एसेट से निकालने की जरूरत नहीं, वो अलग आंसर आ सकता है। पर क्वेश्चन में पेमेंट लिखी है तो हम उसको प्राथमिकता देते हैं। गोलगप्पे से बताया था, नेकपाल को यहां खड़ा करके बताया था, फिर भी तुम भूल जाते हो शिवांग। फिर मैंने दूसरी बात आपको बताई थी कि अगर एसेट मेथड से पीसी निकलेगी, क्योंकि पेमेंट से निकली नहीं, तो हम पेमेंट में सेम मान लेंगे, क्योंकि मुझे एंट्री में तो पेमेंट करनी है ना। इसका मतलब हम एसेट मेथड वाले जब पे आते हैं तो पेमेंट तो लग नहीं पाया था, तो मान लेते हैं पेमेंट इसी की होगी। इसका मतलब रियलिटी में पीसी हर मेथड से अलग हो सकती है, बट क्वेश्चन के अंदर हम ऑर्डर के हिसाब से चलते हैं। लिखा है तो उसकी बात चलेगी, पेमेंट कर रखी है तो ज्यादा अच्छी बात है, और पेमेंट नहीं कर रखी है तो मान लेंगे एसेट के बराबर पेमेंट हो रही होगी। ओके, अच्छा, एसेट मेथड में जब काम करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही होता है। वैसे एसेट मेथड आप कहां कहां पर लगाते हैं?
जहां जहां पर एसेट मेथड लिखा है वहां पर आप एसेट मेथड लगाएंगे, या अगर पेमेंट मेथड अप्लाई नहीं हो सकता है क्योंकि पेमेंट की डिटेल नहीं लिखी हुई है, या कई बार ऐसा भी आया था, वो कहता है कैश बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू। फटाफट से बताओ, वो कहता है कैश बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू। तो मैंने आपसे कहा था जब ये वर्ड लिखा होता है कैश बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू, यहां इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है? यहां इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब नेट एसेट्स है। ओके, यानी अगर वो आपसे कहता है कैश निकालो बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू, तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने पास क्या कर देंगे, आप उसको इंट्रिंसिक वैल्यू को नेट एसेट के रूप में लेते थे। आप में से कुछ बच्चों को यहां पर भी क्वेरी आ रही थी कि सर कभी तो आप बोलते हो कि इंट्रिंसिक वैल्यू है तो अपने पास निकालने की जरूरत ही नहीं है, नेट एसेट से निकाल लो। जहां जहां पर भी एक वर्ड लिखा है कैश निकालो बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू, मैंने वहां इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट नहीं करी, मैंने नेट एसेट के हिसाब से कैश निकाल दिया। लेकिन क्वेश्चन रेशो के लिए कह रहा है, वो कह रहा है शेयर इश्यू करेंगे बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू, मैंने हमेशा प्रॉपर इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली है। ओके, फिर भी ये वो दो क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर कैश बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू था, हमने इसको अकॉर्डिंगली सॉल्व किया था। ओके, तो आप जरूर चेक करना अपने पास। नेट एसेट मेथड में हमें क्या करना है? अच्छा, जब भी आप एसेट मेथड लगाएंगे, क्या पेमेंट मेथड बाद में लगाना जरूरी है? फटाफट से बताओ। अगर आपने एसेट मेथड लगाया तो पेमेंट मेथड लगाना जरूरी है? द आंसर इज यस। हम इसमें सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर लेंगे, बताओ किस वैल्यू पर लेंगे? सन्ड्री एसेट्स किस वैल्यू पर लेंगे? एट एग्रीड वैल्यू। फिर से अगर एग्रीड वैल्यू ना हो तो मार्केट वैल्यू, नहीं तो फेयर वैल्यू, नहीं तो बुक वैल्यू। अच्छा, ये लिखा है टेकन ओवर, तो वर्ड टेकन ओवर का मतलब क्या है? टेकन ओवर का मतलब है ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटीज अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड समवेयर इन द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है वो कहे जी ए लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड बी लिमिटेड और नीचे डेटर को बेच रहा हो, कैश रियलाइज कर रहा हो? तो इसका मतलब ये कि अगर ए एब्जॉर्ब्ड बी लिमिटेड और नीचे लिखा हुआ है डेटर हमने रियलाइज करा लिए, तो इसका मतलब दे हैव नॉट बीन टेकन ओवर्स। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है ए टुक ओवर बी लिमिटेड एक्सेप्ट कैश एंड पेटेंट्स, तो ऐसे में आप कैश और पेटेंट को टेक ओवर नहीं करेंगे। या कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है, एक्स लिमिटेड टुक ओवर वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड टुक ओवर ऑल एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड। याद है क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि उसने लिखा था एक्स लिमिटेड टुक ऑल एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड, लेकिन तुम लोगों ने ध्यान से पढ़ा नहीं और तुम्हारी समस्या क्या आ गई, तुम लायबिलिटियां भी दिए चले गए, लेकिन वर्ड क्या लिखा था? ऑल एसेट्स वर टेकन ओवर। तो यानी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि क्या टेकन ओवर है, माइनस कर देंगे उसमें से लायबिलिटीज क्या टेकन ओवर है, तो डिफरेंस क्या निकल आएगा? फटाफट से बताओ। डिफरेंस निकल आएगा परचेज कंसिडरेशन। मैंने कहा आप हमेशा अपने पास क्वेश्चन में टेक ओवर में ध्यान से देखेंगे कि भाई क्या टेकन ओवर है, क्वेश्चन को रीड प्रॉपरली करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही थी जिसमें आप प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहे थे। ओके, अच्छा, फिर मैंने कहा ऑलवेज शो नेट पेमेंट मेथड डिटेल्स, ये मैंने पहले भी बता दी है। क्या पीसी नेगेटिव हो सकती है? तो मैंने कहा था पीसी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको भी करवाना बाकी है, 54th क्वेश्चन। ओके, फिर मैं आपको आ गया बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी पर। क्या बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी में नेट पेमेंट के बाद एनएएम करते हैं ना फॉर गुडविल कैपिटल रिजर्व? अनुष्का ने कहा है सर हम बाद में अगर नेट पेमेंट मेथड है तो गुडविल कैपिटल रिजर्व के लिए करते हैं अगर एंट्रियां ना मांगी हो। ओके, तो वो अनुष्का एक एंट्रीज का ऑल्टरनेटिव है। मैं अपने पास जो नोट्स अभी आपको समझा रहा हूं वो पीसी के बता रहा हूं। तो पीसी में आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं। पीसी में तो अपने पास आप पहले पीसी निकालते हैं, वो एंट्रियां मांगी है तो फिर पीसी के बाद एंट्री आएंगी, एंट्रियां नहीं मांगी है तो आप इन दैट के शॉर्टकट लगाओगे जो आप बोल रहे हो। ठीक है, बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी में, क्या बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी में परचेज मर्जर का कोई चक्कर है? उसमें परचेज मर्जर का कोई चक्कर नहीं होता। ओल्ड कंपनी में आपको सीधा सीधा बंद करना है। मुझे बताओ क्या ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटीज कहां चले जाएंगे? रियलाइजेशन में।
लेकिन कैश के बारे में कुछ और रूल है। अगर कैश नॉट टेकन ओवर है तो बताओ कहां जाएगा? अगर कैश नॉट टेकन ओवर है तो कैश कहां जाएगा? कैश अकाउंट में जाएगा। और अगर कैश भी टेकन ओवर है तो कहां चला जाएगा? तो ऊपर रियलाइजेशन में ही चला जाएगा। ओके, कैश टेकन ओवर है तो रियलाइजेशन में, नॉट टेकन ओवर है तो यहां पर आ गया कैश अकाउंट में। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहां चली जाएगी? फटाफट से बताओ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके सारे रिजर्व एंड सरप्लस, लॉसेस, फ्री रिजर्व, नॉन फ्री रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये सब कहां चले जाएंगे? तो ध्यान से, ओल्ड कंपनी के सारे रिजर्व्स ऑलवेज कहां जाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर में। स्टैट्यूटरी रिजर्व भी हां, मर्जर में भी हां, क्योंकि मर्जर परचेज में नई कंपनी अपने आप उन्हें बनाती है। रिजर्व क्या टेक ओवर की वस्तु है? फटाफट से बताओ। क्या रिजर्व एक दूसरे को दिए लिए जा सकते हैं? नहीं दिए लिए जा सकते। ओल्ड कंपनी अपने रिजर्व हमेशा क्या करेगी? खत्म करेगी। और नई कंपनी ने अगर रिजर्व बनाने हैं तो क्या अपने आप वैसी रिजर्व बनाएगी? द आंसर इज यस। क्या तुम्हारी यादें मैं ले सकता हूं? भाई, तुम्हारे बचपन की यादें, तुम्हें स्कूल में कैसे मुर्गा बनाया जाता था, तुम्हें स्कूल में कैसे डंडे मारे जाते थे, तुम्हारे को ऐसी मेमोरीज हैं कि नहीं है? फटाफट से बताओ। तुम्हें कुछ याद है? तुम्हें बचपन के अंदर तुम्हें कैसे मुर्गा बनाया जाता था और कैसे डंडे मारे जाते थे, कैसे ग्राउंड की सफाई कराई जाती थी, सारे कंकड़ बीने जाते थे? वो तुम्हारी मेमोरी है। कैन यू गिव मी दैट? फटाफट से बताओ। क्या अपने मेमोरीज मेरे को दे सकते हो? नहीं दे सकते। मैं आपको अपने बचपन की बातें बता सकता हूं, बेटा हम बचपन में पतंग उड़ाते थे, बट मेरी मेमोरीज आप ले नहीं सकते। वैसे ही रिजर्व्स किसी एक दूसरे के लिए नहीं जा सकते। मुझे मालूम है मैंने गंदा एग्जाम्पल दिया है, पर आप ये समझो एग्जाम्पल तो दिया मैंने। इसका मतलब जैसे किसी को एक दूसरे की हम मेमोरीज नहीं शेयर कर सकते, मेमोरीज हम दे नहीं सकते, वैसे ही हम रिजर्व भी नहीं दे सकते। आहा। नंबर 2, हम उन रिजर्व्स जैसी आकृतियां बनाते हैं। तो मुझे यह बताओ, ये गलती अभी ना दोबारा किसी ने करी थी, मैं इसलिए इतना लंबा प्रवचन दे दिया है कि हमारे पास रिजर्व पुरानी कंपनी के चाहे फ्री हैं चाहे नॉन फ्री हैं, सारे के सारे कहां चले जाएंगे? वो सारे के सारे इक्विटी होल्डर में चले जाएंगे और बाकी जो हमारे पास नई कंपनी बनाएगी वो अपने आप करेगी। हाँ, पीयूष कह रहे हैं अगर मान लो ओल्ड कंपनी में नेगेटिव रिजर्व है तो क्या नई कंपनी को नेगेटिव भी बनाना पड़ेगा? द आंसर इज, आप, मैंने कहा था पीयूष दोनों पॉसिबल है। आप बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनाओगे तो बैलेंसिंग फिगर में अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। ओके भाई, नेगेटिव में आपके पास क्लासेस नहीं होती ना, एक ही आओगा P&L अकाउंट, तो इसलिए अपने आप बन जाएगा। इफ यू रिमेंबर पीयूष, मैंने एक क्लास में क्वेश्चन करते वक्त भी कहा था कि आप जनरल रिजर्व नेगेटिव में नहीं लिख सकते हो, इसलिए लिखना पड़ेगा तो P&L लिखना पड़ेगा। तो अगर आप नेगेटिव को लिखोगे ही नहीं तो अपने आप नेगेटिव में P&L बाहर आ जाएगा। ओके, बाकी लिख भी दोगे तो फिर होगा कि आप उसको बाद में सेटअप करते रहोगे, मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कैश कब नहीं लेंगे? मुदित कह रहा है कैश कब नहीं लेंगे? भाई बेटा यही तो रीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा है A लिमिटेड टुक ओवर B लिमिटेड, तो कैश टेक ओवर हो गया। उसने कहा A लिमिटेड टुक ओवर B लिमिटेड एक्सेप्ट कैश, तो कैश टेक ओवर नहीं हुआ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है A टुक ओवर लैंड बिल्डिंग स्टॉक एंड डेटर, तो कैश टेक ओवर नहीं हुआ। तो मुदित तुम ना चाहते हो कि रट्टा लगवा दो, मुदित चाह रहा है मुझे बता दो कि कैश टेक ओवर करना है कि नहीं करना है। ये नहीं हो सकता है मुदित, बात समझ में आती है? तो मुदित इसके लिए प्रैक्टिस करते तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन क्या है तुम सब क्या चाहते हो? तुम चाहते हो खाली ऐसा कोई फॉर्मूला हो जाए, बैठे बैठे ही दिमाग में एक्सपीरियंस आ जाए, वो नहीं हो सकता है। ओके, तो यू विल हैव टू डू क्वेश्चंस। बाकी फिर भी मैंने बता दिया। प्रणा कह रहे हैं लायबिलिटीज के बारे में मेंशन ना हो तो क्या टेकन ओवर है कि नहीं है? मुझे समझ में नहीं आ रही प्रणा, 70 क्वेश्चन करने के बाद भी आपको ये दिक्कत आ रही। मैंने कितनी बार, तो अभी भी 4 बार तो रिवीजन ने बोल दिया X लिमिटेड टुक ओवर Y लिमिटेड। इसका क्या मतलब है? नालायक प्रणा, गालियां खा के ही तुम्हें मजा आता है। और ये रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट हो रही है। 4 बार बता दिया X लिमिटेड टुक ओवर Y लिमिटेड, और यहां लिखा भी है, सबसे पहली बात ही मैंने ये लिखवाई है।
अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टेक ओवर कर लिया, एब्जॉर्ब्ड कर लिया, अमेलगमेट कर लिया, इसका क्या मतलब है? ऑल लायबिलिटी टेक ओवर हो गई। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ और आगे मेंशन कर दे तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब आप मुझे कह रहे हो भाषाबद्ध कर दो, एक लाइन में बता दो, नहीं हो सकता ना। यू विल हैव टू सी द वैरायटी इन द क्वेश्चंस कि इसमें ये लिखा था तो लायबिलिटी ले ली, इसमें ये लिखा था तो नहीं। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, इससे ऊपर नहीं हो सकता। प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, नालायक प्रणा। और कोई घटिया क्वेरी पूछनी है, गालियां खानी है इंटरनेशनली तो बताओ। एक ही साथ गालियां खा लिया करो। तो हम बात कर रहे थे कि हमने अपने पास ये 4 चीजों को हमने स्टेप 1 दिया था। फिर मैंने कहा आपको अपने पास क्या करना है। हमने ये बिजनेस सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया? न्यू कंपनी को। एंट्री क्या बनेगी? न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए से? विद पीसी। हमने अपना धंधा क्या कर दिया? बेच दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज अलग से भी हो जो टेकन ओवर ना हो और क्वेश्चन उनको बेचने की बात करें? फटाफट से बताओ। अगर मान लो कोई एसेट नॉट टेकन ओवर है और आप उसको बेच रहे हैं तो एंट्री क्या बनेगी? कैश टू रियलाइजेशन। और लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर है तो उसको पे करने की एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू कैश। और अगर क्वेश्चन में यही नहीं लिखा हुआ, वो कहता है स्टॉक वॉज नॉट टेकन ओवर, और ये नहीं बता रहा कि बिका के नहीं बिका, तो क्या अजम्पशन लगाओगे? भाई क्वेश्चन में उसने कहा स्टॉक इज नॉट टेकन ओवर और ये नहीं बता रहा बिका के नहीं बिका, तो हम क्या मानते हैं कि वो नहीं बिका। और अगर मान लो वो कहे डिवेंचर नॉट टेकन ओवर और कुछ ना कहे कि ये पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो क्या मानोगे कि डिवेंचर पे हो रहे होंगे? कितने में? जो बुक वैल्यू है उतने में ही पे हो रहे होंगे। इसका मतलब हम लायबिलिटीज के बारे में क्या मानते हैं कि वो पे होता है, एसेट के बारे में क्या मानते हैं? वो नहीं बिकता है। पर अगर क्वेश्चन कह दे कोई एसेट नॉट टेकन ओवर बिक गया तो ये एंट्री है, लायबिलिटी को पे करने की ये एंट्री है। खर्चे पुरानी कंपनी के, पुरानी कंपनी पे करेगी तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर नई कंपनी खर्चे पे करेगी तो ओल्ड कंपनी क्या करेगी? अगर नई कंपनी खर्चे पे करेगी तो ओल्ड कंपनी कोई एंट्री। देखो आगे नालायक अनन्या, नालायकों की सरताज अनन्या जैन ओल्ड कंपनी में लिख रहे हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई इनको गालियां जितनी मर्जी दो, कोई फर्क ही नहीं है। ओल्ड कंपनी में तो मिक्स करते हो न्यू कंपनी को, नालायक। अगर पेड बाय न्यू कंपनी है और आप बुक्स बना रहे हो ओल्ड कंपनी की, कह रहे हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश, हम पे ही नहीं कर रहे, कह रहे हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या मुझे बताओ इसके ऊपर तुमने भरपूर गालियां खा रखी हैं, इस गलती पे के नहीं खा रखी हैं? बार बार यही करते हैं आप लोग, यानी अटेंटिव नहीं है और कुछ नहीं। यू आर नॉट अटेंटिव, यू डोंट लिसन प्रॉपरली एंड यू डोंट अप्लाई प्रॉपरली। ये यही कारण है इस टॉपिक को अगर मैं कहूं मुश्किल होता है तो। इसका ऑल्टरनेटिव क्या था? नो एंट्री का ऑल्टरनेटिव क्या था? पहले पैसे नई कंपनी से ले लो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और फिर खर्चे कर दो, रियलाइजेशन टू कैश। इसी का ऑल्टरनेटिव क्या है? कोई एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे हम लोगों ने हमेशा क्या किया? कोई एंट्री नहीं कर रखी है। देव कह रहा है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है? बहुत अच्छी बात है नालायक देव। ध्यान से बताओ देव की क्वेरी का आंसर। वो कह रहे हैं सर अगर खर्चे के बारे में लिखा है ओल्ड कंपनी के एक्सपेंसेस थे 10,000 या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस थे 10,000 और ये नहीं लिखा हु इज पेइंग, तो कौन पे करेगा? तो देव, ये तुम्हारे दिमाग में क्वेरी आई, देव देवता हो तुम, ये तुम्हारे मन में क्वेरी आई। अब ये बताओ अगर नहीं लिखा तो क्या आपको बेस्ट असम्पशन लगानी है कि नहीं लगानी है? फटाफट से बताओ, बेस्ट असम्पशन लगानी है। ओल्ड कंपनी के खर्चे कौन पे करता होगा? तुम्हारे खर्चे लिखा नहीं कौन पे कर रहा है, तो कौन पे कर रहा होगा? पड़ोसी पे कर रहे होंगे कि तुम पे कर रहे होगे? व्हाट इज बेस्ट असम्पशन? क्योंकि देव तुम लोगों ने कौन सोचना बंद कर दिया हुआ है। तुम कह रहे हो सोचने का तो काम ही नहीं है, रट्टा लगवा दो, ये ना हो तो ये करना है। भाई आप देखो आपके कॉन्सेप्ट तैयार हैं, जहां आपको प्रॉब्लम आए अप्लाई कॉन्सेप्ट एंड गेट आंसर्स। आप तैयार हैं, आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई की है, रट्टे नहीं लगाए आप लोगों ने।
हर चीज का आपके पास एक तरीका बताया गया कि अगर ये चीज आपको पता करनी है तो ये तरीका होता है उसका। ओके, इसलिए थोड़ा सा अच्छे काम करो क्योंकि आपको आगे रैंक लाने की तैयारी करनी है। हाँ, सुजय ने अब एक देखो क्वेरी आई, वो कह रहे हैं अगर क्वेश्चन में लिखा है पेटेंट नॉट टेकन ओवर है और फर्दर कुछ नहीं लिखा है तो हम उसको बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। तो सुजय साहा ये आए हैं गालियां खाने के लिए। वो कह रहे हैं सर अगर मान लो नहीं लिखा हुआ कि पेटेंट बिका कि नहीं बिका, ये लिखा है पेटेंट नॉट टेकन ओवर और ये नहीं लिखा बिका कि नहीं बिका, तो हम क्या करेंगे। तो भाई हम एसेट के बारे में जो नॉट टेकन ओवर है क्या मानेंगे कि वो बिका नहीं होगा। इसके पीछे क्या कारण है कि हम बोलते हैं कि एसेट नहीं बिका होगा और लायबिलिटी को पे कर देंगे। इसके पीछे क्या कारण था, कंजर्वेटिज्म, यानी हम थोड़े कंजर्वेटिव हैं, हम बोलते हैं यार एसेट की तो वैल्यू 0 होगी लेकिन लायबिलिटी को हमने अपने पास पे कर दिया होगा। ओके, फिर हम पीसी को क्या करेंगे, फटाफट से बताओ। हम पीसी को रियलाइज करेंगे तो वो जो मिलेगा उसे बोलेंगे इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यू कंपनी या कैश टू न्यू कंपनी अकाउंट्स, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी टू कैश या प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यू कंपनी। जो मैं आपको दे रहा हूं यह है बिल्कुल मसाला, बिल्कुल मसाला। क्या मसाले से रोटी खाई जा सकती है? अनुष्का नालायक रुको, मुझे फटाफट से बताओ क्या मसाले से रोटी खाई जा सकती है? भाई आपने नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, ये वो सब मसाले आपके पास आ गए। अब आपने कहा अरे यार स्वाद तो खाने में इसी से आता है, हम सीधा नमक के साथ और मिर्च के साथ ही रोटी खाते। नहीं हो सकता। इन कॉन्सेप्ट्स की जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इनका कोई स्वाद नहीं आएगा। लेकिन आज की डेट में बच्चों को क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ लिया एक बार और इसके बेस पर पेपर देने चले जाएंगे, तो उनका रिजल्ट मेरे को पहले ही पता होता है। जो खाली इनको देख करके पढ़ चले जाते हैं और कहते हैं हो जाएगा पेपर, तो उनका रिजल्ट मुझे पहले से ही मालूम है कि क्या है उनका रिजल्ट। ठीक है, प्रैक्टिस के बिना काम नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आए हम लोग बुक्स बंद करनी है। मुझे फटाफट से बताओ सबसे पहले कौन सा खाता बंद करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कहां जाएगा वो? रियलाइजेशन में। फिर इक्विटी शेयर होल्डर, रियलाइजेशन कहां जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। बचा हुआ कैश कहां जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टैली हो जाएगा। ओके, क्या हम वेरियस खाते खोल सकते हैं एसेट लायबिलिटी के टू क्लोज देम? क्या आपने देखा कई बार इंस्टीट्यूट क्या करता है, वो अलग अलग खाते खोलता है। लैंड अकाउंट अलग बना देता है, मशीन अकाउंट अलग बना देता है, डिबेंचर अकाउंट अलग बना देता है, वो अलग बना देता है। वो भी तरीका है कि आप सारे खातों को अलग अलग खोल के उन्हें आप रियलाइजेशन में भेज दो। ओके, तो ये भी एक तरीका है, मैंने आपको नहीं बताया पर वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बोथ वेज इट इज करेक्ट। क्या हमारा इंस्टीट्यूट कभी वो कर देता है कभी ये कर देता है? यानी इंस्टीट्यूट ही दोनों मेथड फॉलो करता है, इसलिए आपके पास भी आजादी है कि क्या करो। तो मैंने आपको ज्यादा प्रैक्टिस किसकी कराई है? क्या मैंने बाकी फालतू खाते खुलवाए हैं? नहीं खुलवाए हैं। कारण ये कि आपके पास ऑलरेडी एग्जाम में टाइम कम होता है, तो मैंने वो मेथड आपको अडॉप्ट करने को बोला है विच इज फॉलोड बाय आईसीआई एंड विच टेक्स लेसर टाइम। ओके, तो उसको कभी देखो तो ये मत कहना वो गलत है, वो एक ऑल्टरनेटिव होता है। फिर आती है बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। अब न्यू कंपनी में सबसे पहला झमेला जो हमने डाला, क्या अमेलगमेशन से पहले वो कह सकता है अमेलगमेशन एब्जॉर्प्शन से पहले एसेट को रीवैल्यू कर दो? मतलब वो कहता है अमेलगमेशन से पहले रीवैल्यू कर दो, अमेलगमेशन से पहले कह रहा डिविडेंड पे कर दो, अमेलगमेशन से पहले कह रहा प्रॉफिट अर्न हो गया, अमेलगमेशन से पहले कह रहा बोनस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अमेलगमेशन से पहले कह रहा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया। क्या ये सभी क्वेश्चनों में आपको पंगे महसूस हुए थे जब ये क्वेश्चन किए थे? तो जैसे आपके पास मैंने बताया ये जो 2 पॉइंट हैं, ये जो 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये 2 पॉइंट किन सवालों में आपको देखने को मिले थे? क्वेश्चन 9, 41 एंड 58।
अच्छा, प्रॉफिट इज अर्न्ड, ये पॉइंट किस में होगा? 50th में। आई होप कि आपकी आज की क्वेरी में आ रहा होगा ये। बोनस डिस्ट्रीब्यूटेड, एक क्वेश्चन था ना बेटर लिमिटेड बेस्ट लिमिटेड वाला, क्या उसके अंदर बोनस निकाला हुआ था और फिर अमेलगमेशन हुआ था? तो उसके अंदर ऐसा हुआ था। तो आई होप यू रिमेंबर दीज थिंग्स, ओके। और एक क्वेश्चन था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, कि हमने बैंक लोन वेव ऑफ करवा के फिर उसके बाद टेक ओवर किया था। ये 45th क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ये 45th के मेरे पास कोई जगह नहीं थी लिखने की, तो मैंने यहां पर लिख दिया। ये प्योरली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन 45 देखेंगे तो उसमें अमेलगमेशन है ही नहीं, केवल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। वो मेरी किताब में गलत जगह पर प्लेस्ड है, तो आप उसको वहां शिफ्ट कर दें तो यहां से क्वेश्चन हटा सकते हैं, और मैंने यहां पर डाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। हमें सबसे पहले नई कंपनी में क्या करना चाहिए, फटाफट से बताओ। नई कंपनी में हमें सबसे पहले अपडेशन करना चाहिए, इन ट्रांजैक्शन को अपडेट करना चाहिए, ओके। जिन क्वेश्चनों में ये झंझट नहीं है तो ये स्टेप तो बच गया, फटाफट से बताओ। जिन क्वेश्चनों में ये झंझट नहीं है तो ये स्टेप तो बच गया। आपको याद है मैंने आपको जब कराया था तो इसको एज अ स्पेशल केस कराया था, मैंने आपको इनको एज अ स्पेशल केस कराया था, अलग से पढ़ाया था, ओके। फिर मैंने आपको जब, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको गुडविल को भी एज अ स्पेशल केस सिखाया था। 2 स्पेशल केस मैंने सिखाए थे। तीसरा, मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू का ये फॉर्मूला भी आपके साथ स्पेशल केस में सिखाया था। चौथा, आपकी पीसी को बांटने के लिए रेशो दे रखी है, ये भी मैंने स्पेशल केस में कराया था। ये मैंने 4 स्पेशल केस बनाए थे। तो रियलिटी में वो स्पेशल केस थोड़ा ना थे, मैंने टॉपिक का अरेंजमेंट ऐसा किया था कि पहले बेसिक स्ट्रांग हो जाए, फिर मैंने उसमें एडवांस चीजों को ऐड ऑन कर दिया था, ओके। तो रियलिटी में ये टॉपिक का फ्लो है। तो मैं सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट को, जो पुरानी नई कंपनी की मिलती है, उसमें क्या करना पड़ता है? उसमें सबसे पहले अपडेशन करना पड़ता है। नंबर 2 पर क्या करना पड़ता है? जैसे ही नई कंपनी आती है, अपडेशन करने के बाद क्या करना पड़ता है? ढूंढना पड़ता है ये सवाल परचेज का है कि मर्जर का है। याद आ रहा है? आप लोगों ने तो अक्सर ढूंढा ही नहीं, क्योंकि हमेशा सवाल किसके थे? परचेज के ही थे। कभी कभार सवाल मर्जर के भी आते थे, ओके। मुझे बताओ, क्या कई बार इंस्टीट्यूट खुद ही बता देता है कि ये परचेज है कि मर्जर है? अगर क्वेश्चन खुद ही कह दे तो उसी को फॉलो करेंगे, लेकिन अगर वो ना कहे तो मैंने आपको 2 शर्तें बनाई थी। टोटल कितनी शर्तें थी? 5। मैंने कितनी रूपांतरित कर दी थी? 2। मैंने कहा ये 2 शर्तों से पता लगा लेना कि ये परचेज है कि मर्जर है। वो 2 शर्तें कौन सी हैं? फटाफट से बताओ। ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटी टेकन एट बुक वैल्यू एंड का क्या मतलब हो गया? फटाफट से बताओ। एंड का क्या मतलब हो गया? मतलब इसके साथ आप दूसरी बात देखेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड ओनली इन इक्विटी शेयर्स। अगर आप उन्हें इक्विटी भी दे रहे हैं और कैश दे रहे हैं, कंडीशन पिटेगी कि नहीं पिटेगी? इक्विटी को इक्विटी भी दे रहे हैं और कैश भी दे रहे हैं तो कंडीशन पिटेगी, क्योंकि मैंने बोला ओनली, केवल इक्विटी को सिर्फ क्या मिलना चाहिए? इक्विटी मिलना चाहिए। ये कंडीशन कहां पर लिखी है? AS 14 में लिखी है। इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं। क्या आपको इंस्टीट्यूट थ्योरेटिकली भी कुछ पूछ सकता है या MCQ में कुछ पूछ सकता है कि भाई बताइए कि हमारे पास मर्जर की 5 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? तो ये 5 कंडीशन मैंने लिख दी। ऑल एसेट लायबिलिटी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, कितने शेयर होल्डर को एग्री कर जाना चाहिए? एटलीस्ट 90% को एग्री कर जाना चाहिए। सेम बिजनेस फॉलो होना चाहिए और पीसी इक्विटी को किस में मिलनी चाहिए? केवल इक्विटी में। क्या फ्रैक्शनल कैश दे सकते हैं? क्या अगर हम थोड़ा सा कैश दे रहे हैं फ्रैक्शन के लिए तो हमने पाप कर दिया? फटाफट से बताओ। थोड़ा सा कैश दिया है तो क्या पीसी को हमने थोड़ा सा कैश दे दिया फ्रैक्शन का, तो क्या पाप कर दिया? द आंसर इज नो। हम मान लेंगे कि दिस इज एक्सेप्टेबल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर आता है परचेज और मर्जर की अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज। ठीक है। हाँ, रौनक कह रहा है हैंड रिटन नोट्स में 5वीं कंडीशन नहीं लिखी तो छोड़ दो उसको, आपको मैं तो वैसे ही कहा वो आपके काम की नहीं है, थ्योरेटिकल है वो। ठीक है। अच्छा, परचेज और मर्जर पर आ जाओ। तो दोनों को पैरेलल मैं समझा रहा हूं।
हमने क्या ये पैरेलल पढ़ा था? नहीं, हमने पढ़ाया था आपको पहले खाली परचेज, फिर बताया था खाली मर्जर। पहली एंट्री क्या होगी? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर। क्या ये डिट्टो सेम एंट्री यहां पर भी है? डिट्टो सेम एंट्री है। यहां पर भी हमने पीसी लिखा है, यहां पर भी पीसी लिखा है। क्या यहां पर हम कुछ गड़बड़ें कर रहे हैं? इंस्टेड ऑफ राइटिंग बिजनेस मर्जर अकाउंट एंड कंसिडरेशन वी आर राइटिंग बिजनेस परचेज और वो भी पीसी, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल जाएगा। मुझे बताओ दूसरी एंट्री में, फटाफट से बताओ, ध्यान से देखो। सन्ड्री एसेट्स किस पर आएंगे? एग्रीड वैल्यू। मर्जर में किसके ऊपर आएंगे? फटाफट से बताओ। मर्जर में किस पर आएंगे? बुक वैल्यू। ओके, फिर मुझे बताओ लायबिलिटीज किस पर आएंगी? एग्रीड वैल्यू। इसमें लायबिलिटी किस पर आएंगी? एट बुक वैल्यू। फिर उसके बाद यहां पर डिवेंचर होल्डर भी आएंगे, एग्रीड वैल्यू। यहां डिवेंचर होल्डर कितने के आएंगे? बुक वैल्यू। यहां रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा। क्या यहां रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा? फटाफट से बताओ, क्या यहां रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा? द आंसर इज यस, यहां रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाएंगे। किस पर आएंगे? एट बुक वैल्यू। क्या क्रेडिट करेंगे टू बिजनेस परचेज? हाँ, और इसका डिफरेंस कहां जाएगा? जनरल रिजर्व या P&L, जो भी आप लिखना चाहो। जनरल रिजर्व P&L लिख देना। ध्यान रखना बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नेगेटिव नहीं हो सकता। यहां जनरल रिजर्व नेगेटिव लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। जब बैलेंस शीट बनाओगे तो सावधान रहना कि आपके पास बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 0 से नीचे ना आ जाए, ठीक है। क्या कई बार डिबेंचर होल्डर को वो कहता है प्रीमियम पे रिडीम करना है। वो बोलता है डिबेंचर होल्डर को प्रीमियम पे रिडीम करना है। 1 लाख के डिबेंचर को कहता है 10% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या ये ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए कि प्रीमियम ऑन इश्यू है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है? अगर है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो 1 लाख के डिबेंचर्स को हम रिडीम करेंगे तो बताओ कितने का हो जाएगा? फिर 1,10,000 हो जाएगा। और अगर वो इशू का प्रीमियम है तो क्या 1 लाख के डिवेंचर 1 लाख के ही रहेंगे? फटाफट से बताओ। अगर वो इशू का प्रीमियम है तो इसका मतलब रिडम्पशन तो पार पे हो रही है, तो रिडम्पशन 1 लाख की किस पर होगी? 1 लाख। इसलिए क्या वैसे ये गलती अब पहले तो आप बहुत कर रहे थे, बाद में आपने ये गलती करनी बंद कर दी थी। आई होप आपको देखने में पता चल जाता है ये प्रीमियम किसका है, ऑन इशू का है या ऑन रिडम्पशन का है। तो अगर मान लो रिडम्पशन का है तो यहां पर आएगा। कृतिका कह रही वैल्यूज नेगेटिव शो एज 0। नहीं कृतिका, यहां जनरल रिजर्व आएगा, नेगेटिव आता है तो आने दो। मैंने कहा बैलेंस शीट में नेगेटिव नहीं आ सकता। ओके, यहां तो सब कुछ आएगा। एक क्वेश्चन किया था ना हमने, क्वेश्चन नंबर 8वां, उसमें 670 का डेबिट में आया था जनरल रिजर्व। फिर मैंने 670 के जनरल रिजर्व को जब बैलेंस शीट बनाई थी तो जनरल रिजर्व से सेटअप किया था और मैंने कहा अगर वो नेगेटिव आ जाएगा तो P&L में डालेंगे। ओके, अच्छा, इस एंट्री में डिफरेंस आएगा तो कहां जाएगा? उधर का डिफरेंस तो बता दिया जनरल रिजर्व में, इस एंट्री का डिफरेंस कहां जाएगा? ये जाएगा डिफरेंस गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल कितने साल में राइट ऑफ हो जाती है? गुडविल कितने साल में राइट ऑफ हो जाएगी? 5 साल में राइट ऑफ हो जाती है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, वो भी मैंने नीचे लिख दिया है। हाँ शिवांग बेटा, प्रैक्टिस करेंगे तो बात बनेगी। तुम्हारी क्वेरी साफ दिखाती है कि तुम ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। दोबारा से करना, 14 नंबर का सवाल है, दोबारा से करना, ठीक है। एक एक चीज क्लास में बड़े डिटेल में बताई हुई है लेकिन तुम ध्यान से सुन नहीं रहे थे या तो। क्या ये एंट्री, यहां लिखा नहीं मैंने, क्या ये एंट्री सेम आएगी? मुझे फटाफट से बताओ। लिक्विडेटर की एंट्री सेम आएगी, कॉन्ट्रा की एंट्री सेम आएगी? यानी हम अपने पास जो पीसी पे कर रहे हैं वही एंट्री यहां पर भी सेम आती है। अगर कोई कॉन्ट्रा होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, तो भी यहां पर सेम आएगा। और अगर नई कंपनी खर्चा पे कर रही है पुरानी कंपनी का तो कहां जाएगा? अब बताओ अनन्या, कहां जाएगा? नितेश, इनकम टैक्स में कितने साल है मुझे पता नहीं है इस बारे में, ठीक है। तो मुझे फटाफट से बताओ, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर हम खर्चा पे कर रहे हैं तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। मर्जर में हम वर्ड गुडविल यूज नहीं करते हैं, हम वहां पर बोलते हैं हमारा ही खर्चा है तो मुझे बोलते हैं P&L अकाउंट डेबिट टू कैश, हम उसको P&L में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। नई कंपनी में स्टैट्यूटरी रिजर्व भी बनाने पड़ते हैं क्योंकि एक इनकम टैक्स की कंडीशन होती है उसको पूरा करने के लिए।
तो अगर मर्जर होगा तो स्टैट्यूटरी रिजर्व अपने आप बन चुके होंगे। कौन सी एंट्री में? सेकेंड एंट्री में अपने आप बन चुके होंगे। लेकिन अगर परचेज का सवाल है तो स्टैट्यूटरी रिजर्व हमें बनाने पड़ते हैं। उसको बनाने की एंट्री क्या होती है? अमेलगमेशन अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। ये कौन से स्टैट्यूटरी रिजर्व है? मैंने कहा आमतौर पे आपके पास इंस्टीट्यूट ये 3 रिजर्व पूछता है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व। इसके अलावा और भी रिजर्व होते हैं, टी डेवलपमेंट अलाउंस, कॉफी डेवलपमेंट अलाउंस, शिपिंग रिजर्व, माइनिंग रिजर्व, पर वो मेरे काम के हैं नहीं क्योंकि वो आपसे पूछे नहीं जाते हैं। इसमें हमारे पास कोई एंट्री नहीं होती क्योंकि आप रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी पहले ही सेकेंड एंट्री में डाल चुके हो, तो इसमें कुछ नहीं होता है। फिर भी इन क्वेश्चंस के अंदर स्टैट्यूटरी रिजर्व देखने को आपको मिला। फिर आता है पॉइंट हमारा यूपी का, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का, कि भाई अगर दोनों मिल गए तो जो स्टॉक इन्होंने आपस में पहले बेचा हुआ था उस स्टॉक के प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो बेटा उन्होंने आपस में जब स्टॉक बेचा हुआ था तो उस प्रॉफिट को अगर स्टॉक से हटाओगे तो स्टॉक को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। इसका मतलब हम स्टॉक को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। टू स्टॉक, टू स्टॉक, टू स्टॉक, कुछ भी हो जाए स्टॉक तो कम होगा यूपी में। सवाल उठता है डेबिट क्या होगा? क्योंकि हम वो ट्रांजैक्शन ही हटा रहे हैं सेल परचेज वाली, तो जिसने प्रॉफिट हटाया था, कमाया था, उसे हटाना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट बात है हु हैड अर्न्ड द प्रॉफिट्स, हु हैड अर्न्ड द प्रॉफिट्स। तो अगर न्यू कंपनी हैड अर्न्ड द प्रॉफिट्स, तो न्यू कंपनी की बुक्स में ही आप काम कर रहे हो और न्यू ने ही पहले प्रॉफिट कमाया था, तो क्या डेबिट होगा? P&L डेबिट होगा। इसको हमारा इंस्टीट्यूट क्या नाम देता है? अगर न्यू सोल्ड करता है तो क्या नाम देता है? डाउनस्ट्रीम। तो हमने कहा ये चीज होगी। अगर मान लो ओल्ड ने कमाया था और मैं स्टॉक कम कर रहा हूं, कमा के कोई और चला गया, और ठीक भाई करे कोई भरे कोई वाली बात हो गई, कमा के ले गया ओल्ड कंपनी, क्या ओल्ड कंपनी ने जो कमाया था वो रिजर्व बांट भी दिए? फटाफट से बताओ। जो ओल्ड कंपनी ने कमाया था उसने ओल्ड कंपनी ने रिजर्व बांट दिए? वो तो उसी के थे, सपने किसी और के साथ शेयर थोड़ा ना कर सकते हैं, उसकी मेमोरीज मेरे पास थोड़ा ना आ सकती हैं, वो प्रॉफिट तो वो ले गई। तो फिर नई कंपनी स्टॉक कम करे तो डेबिट क्या करे? तो हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला कि ये एक ऐसा नुकसान है, जैसे खर्चों की बात थी, ओल्ड के खर्चे हमने पे किए तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश, वैसे ही ओल्ड की वजह से मेरे को नुकसान हो गया तो हम कहां डेबिट कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। लेकिन जब मर्जर की बात आती है तो हम मर्जर में गुडविल का शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकते, तो हम हमेशा क्या करेंगे? P&L अकाउंट। तो इसका मतलब क्या, अगर मर्जर का सवाल हो तो चाहे डाउनस्ट्रीम है चाहे अपस्ट्रीम है, दोनों में ही मर्जर में क्या हो जाएगा? P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यूपी को कैलकुलेट करने में आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए। यूपी को कैलकुलेट करने के लिए स्टॉक में आपको रेट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान देना, ये जो स्टॉक आपको दिया जाता है वो आपको दिखाई पड़ता है कॉस्ट पर, लेकिन वो कॉस्ट पर है नहीं। बेचने वाले का वो क्या है? रखने वाले की कॉस्ट है। बेचने वाले की क्या है? बेचने वाले का तो सेल प्राइस है। मैंने ये कैलकुलेटर खरीदा, मेरी कॉस्ट है, पर बेचने वाले का हमेशा क्या है? उसका सेल प्राइस है। तो हम प्रॉफिट का रेट कौन सा लगाएंगे? रेट ऑफ प्रॉफिट लगाएंगे ऑन सेल। क्या इसमें कई बार दिक्कतें हो सकती हैं? वो आपको रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे देगा जानबूझकर, आपको ध्यान से उसे रेट ऑफ प्रॉफिट को किसमें कन्वर्ट करना है? ऑन सेल। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है टेक ओवर के समय हमने रिवैल्यूएशन कर रखा हो और वो रिवैल्यूएशन डाउन करना पड़ जाए मुझको, उसे हमने डाउन कर दिया था, तो क्या यूपी कम हो जाएगा? भाई हो सकता है मैंने उस स्टॉक के ऊपर 1 लाख रुपए कमाए थे, जब मैंने वो स्टॉक को टेक ओवर किया तो मैंने पहले ही 50,000 डाउन कर दिया, तो अब यूपी कितना बच गया? अब यूपी बैलेंस बचेगा खाली। ठीक है, बाकी इसके अंदर पॉसिबली आपकी क्वेरीज होंगे, हम आज इसको भी डील करेंगे। डिबेंचर्स को अगर मान लीजिए हमने पे करना है तो एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ध्यान देना, ये कौन से आइटम है? फटाफट से बताओ। ये प्रीमियम कौन सा है? डिबेंचर्स का। ये प्रीमियम कौन सा है? रिडम्पशन का है कि इशू का है? ये प्रीमियम ऑन इशू है। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़कर आपको पता चलेगा कि ये प्रीमियम कौन सा है। ये एंट्री भी दोनों में क्या होती है? सेम होती है।
गुडविल को कितने साल में अमॉर्टाइज करते हैं? 5 साल में। और हमें कौन कौन से डिस्क्लोजर्स देने चाहिए? कौन कौन से डिस्क्लोजर देने चाहिए? ये डिस्क्लोजर आपके AS 14 में है और ये किसी भी सवाल में आपने यूज नहीं किए। क्या आपने कभी भी कोई डिस्क्लोजर दिए थे? क्या आपने कभी भी डिस्क्लोजर दिए थे? नहीं दिए थे। फिर भी अगर कोई पूछे कि सर कौन कौन से डिस्क्लोजर हैं, तो डिस्क्लोजर में हमको क्या क्या बताना होता है। जब कंपनियां टेक ओवर होती हैं तो उसका नाम बताना पड़ता है कि आपने किसे खरीद लिया, उसका धंधा बताना पड़ता है, वो क्या धंधा करती है, किस डेट को टेक ओवर कर लिया, आपको डेट बतानी पड़ती है, आपको मेथड बताना पड़ता है कि आपने परचेज से किया कि मर्जर से किया, आपको बताना पड़ेगा उस स्कीम की और डिटेल कि क्या क्या एसेट लिए, क्या क्या लायबिलिटी ली, पीसी के अंदर आपने कितने कितने पैसे दे दिए और कितने का गुडविल सीआर या जनरल रिजर्व में एडजस्टमेंट आई। दीज आर द डिस्क्लोजर जो आपको थ्योरेटिकली याद रखने हैं, बाकी दे आर नॉट प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट। ओके, तो मैंने आपके साथ ये एक रिवीजन कराई और बाई चांस की बात